जब मैंने पहली बार उस हवेली का दरवाजा खोला तो अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। लगता था जैसे दीवारों के अंदर कोई खौफनाक राज छिपा हुआ है जो हजारों सालों से किसी को खुलने नहीं दे रहा। मैं डिटेक्टिव आयान मल्होत्रा और ये मेरी सबसे रहस्यमयी और खतरनाक केस की शुरुआत थी, खूनी दुल्हन। मैं डिटेक्टिव आयान मल्होत्रा एक आम शाम को ऑफिस में बैठे था जब मेरी फोन बज उठी। फोन पर इंस्पेक्टर रवि की आवाज थी। आयान, हमें एक अजीब केस मिला है। एक पुरानी हवेली में एक महिला की मौत हुई है और वो भी अजीब हालात में। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि कोई पुराना शाप है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो। मैंने कहा, रवि, शाप और भूत प्रेत जैसी बातें छोड़ो, हमें सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देना है। तुम सही कहते हो, लेकिन इस बार ये मामला थोड़ा अलग है। चलते हो? मैंने हाँ कहा और अपनी कोट संभाली। हवेली शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में थी। पुरानी जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और उसके बाहर झुकी हुई पेड़ों की टहनियां जो हवा में कड़कड़ करती थी। जैसे ही मैं अंदर गया, दीवारों पर लगे पुरानी तस्वीरें मुझे घूर रही थी। सबसे खास तस्वीर थी एक दुल्हन की जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मेरी हड्डियां सिहर गई। इंस्पेक्टर रवि और कुछ पुलिस वाले पहले से ही मौके पर थे। मृतका का नाम था नेहा शर्मा, जो कुछ महीने पहले शादी करके इस हवेली में आई थी, लेकिन अब उसकी लाश एक कमरे में मिली थी, हाथ पैर बंधे हुए और चेहरे पर भयानक भय। मृतका के कमरे की तलाशी लेने पर हमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में कुछ अजीब तरह के काले जादू के संकेत और दुल्हन के डरावने सपनों के बारे में लिखा था। नेहा ने खुद को शापित बताया था। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, आयान, क्या तुम सच में इन बातों में विश्वास करते हो? मैंने कहा, रवि, हमें हर एक पहलू को समझना होगा, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न हो। जांच में पता चला कि नेहा की शादी के बाद से उसकी हरकतें अजीब होने लगी थी। वो अक्सर रात को अकेली हवेली में भटकती और कभी कभी खुद से बातें करती। पड़ोसियों ने बताया कि नेहा की शादी से पहले भी इस हवेली में कई अजीब घटनाएं हुई थी। पिछले मालिक की दुल्हन भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गई थी। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं कि वो दुल्हन अब भी हवेली में भटकती है, जो अपने खून की हकदारी के लिए वापस आई है। मुझे लगा कि केस में कोई गहरा राज छिपा है, कोई ऐसा जिसने नेहा को मार डाला, लेकिन वजह कहीं और थी। डायरी में जो लिखा था उसे समझने के लिए मुझे उस दुल्हन के बारे में और जानना होगा जो पहले इस हवेली में रहती थी। और तभी मैंने फैसला किया, इस रहस्य को सुलझाने के लिए मैं खुद उस हवेली में रात बिताऊंगा। जब मैंने तय किया कि इस केस की तह तक जाने के लिए मुझे उस हवेली में अकेले रहना होगा, तो अंदर जाते हुए मन में अजीब सी बेचैनी थी। हवेली के पुराने फर्नीचर की चरमराती आवाजें और दीवारों पर पड़े धूल के परत मेरे कदमों के साथ गूंज रही थी। कमरे में जाते ही मैंने अपने उपकरण सेट किए, कैमरा, रिकॉर्डर, टॉर्च। लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कोई मेरे दिल को पकड़कर दबा रहा हो। रात का सन्नाटा गहरा था और अचानक हवेली के बाहर से दूर दूर कहीं से बच्चों की हंसी सुनाई दी। एक अजीब सी हंसी जो जैसे हवा में घुली हो। मैंने खुद को संभाला और कहा, आयान, ये सब तेरी कल्पना है। आधे घंटे बाद जब मैं डायरी की अगली पन्ने पढ़ रहा था तो अचानक कमरे की रोशनी कमजोर होने लगी। टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी और एक ठंडी हवा मेरे पीछे से गुजरी। मैं पलटा तो खिड़की के बाहर एक सफेद साड़ी में दुल्हन की छाया दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो किसी कड़वे बदले की कहानी कह रही थी। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगले दिन इंस्पेक्टर रवि से बात करते हुए मैंने हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। पता चला कि इस हवेली की पहली दुल्हन का नाम था सावित्री देवी। उसकी शादी भी इसी हवेली में हुई थी।
लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। शहर में अफवाह थी कि सावित्री पर काला जादू हुआ था और उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। मैंने डायरी के कुछ पन्ने और सावित्री के बारे में मिले दस्तावेजों को मिलाकर देखा। डायरी में लिखा था कि नेहा भी सावित्री के शाप के बारे में जानती थी और उससे डरती थी। डायरी में एक मंत्र का उल्लेख था जो शाप को तोड़ सकता था, लेकिन उसका अर्थ समझना मुश्किल था। इंस्पेक्टर रवि ने बताया कि हवेली के तहखाने में कुछ पुरानी चीजें मिली थी जो शायद काले जादू के सामान थे। मैं और रवि तहखाने में गए। वहां घुसते ही अंदर की हवा सघन और गंधित थी। दीवारों पर चित्र बने हुए थे जिनमें दुल्हन की हत्या के दृश्य थे। तहखाने के कोने में एक पुराना ताला लगा था जो हमने तोड़ा। अंदर मिली एक संदूक में सावित्री की शादी के समय का एक पुराना कंगन था। तभी हमें एहसास हुआ कि ये कंगन शायद इस मामले की कुंजी है। तहखाने से मिला कंगन मैं करीब से देख रहा था। कंगन न केवल नाजुक और पुराना था, बल्कि उसकी नक्काशी इतनी बारीक थी कि जैसे किसी ने इसमें अपनी सारी भावनाएं छुपा रखी हों। लेकिन सबसे खास बात था कंगन पर उकेरा गया एक छोटा लेकिन साफ चिन्ह। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई प्राचीन टैटू हो जो काले जादू के पुरातन मंत्र से जुड़ा हो। मैंने अपने संपर्क में एक विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध से कंगन भेजा। डॉक्टर अनिरुद्ध ने बताया कि ये चिन्ह लगभग 300 साल पुराना है और इसे कालरात्रि नामक प्राचीन मंत्र के साथ जोड़ा जाता है जो या तो रक्षा करता है या विनाश। ये कंगन किसी खास दुल्हन के लिए बनाया गया था जो खुद को शाप से बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा, पर गलत हाथों में ये कंगन शाप को और भी शक्तिशाली बना सकता है। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या नेहा ने इस कंगन को गलती से किसी के हाथों में दिया जो अब उसकी मौत का कारण बन रहा था? मैंने हवेली के पुराने नौकर रामचरण से मुलाकात की। अब वो एक बूढ़ा और बीमार आदमी था, पर उसकी आंखों में वे सब भयानक यादें अभी भी जिंदा थी। साहब, सावित्री देवी की मौत कोई आम मौत नहीं थी, उसने धीमे स्वर में कहा। हमारे मालिक के घर में जलन, ईर्ष्या और कुछ और भी था। एक ऐसा काला रहस्य जिसे कोई उजागर नहीं करना चाहता था। रामचरण ने बताया कि उस रात हवेली में कई लोग थे जो सावित्री से नफरत करते थे। घर के कुछ सदस्यों ने उसके खिलाफ ताने मारे थे और हवेली की परछाइयों में कोई छुपा हुआ दुश्मन था। मौत से पहले सावित्री कई बार कहती थी कि उसे कोई देख रहा है और कि हवेली के दीवारों के बीच कुछ बुरी आत्मा घूम रही है। उसने मेरे सामने एक पुराना दिन का जर्नल खोला जिसमें सावित्री के भय के शब्द थे। हर पन्ने पर डर साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर रवि ने नेहा के कमरे से एक गुमनाम खत बरामद किया। खत में नेहा ने लिखा था, मुझे डर लग रहा है, कोई मुझे जान से मारना चाहता है। ये कंगन, मैं समझ नहीं पा रही कि इसका क्या राज है, पर जो भी इसे चाहता है वो बहुत ताकतवर है। मैं इसे तहखाने से निकालने की कोशिश कर रही हूं ताकि ये शाप खत्म हो सके, पर कहीं न कहीं मेरी हर कोशिश खतरे को बुला रही है। इस खत ने मेरे दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया। नेहा की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई साजिश लग रही थी। मैंने रवि से कहा, हमें इस कंगन के आसपास की हर चीज की जांच करनी होगी और पता लगाना होगा कि आखिर कौन इसे चाहता है। जैसे जैसे हम मामले के करीब पहुंचे, हवेली में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। रात के वक्त दीवारों से चीखों की आवाजें आना, अचानक कमरे की लाइट का बंद हो जाना, कुछ पुलिस वाले और मेरे साथ काम कर रहे लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे अस्पताल ले जाए गए। रवि ने कहा, आयान, मुझे डर लग रहा है कि ये केस सिर्फ हत्याकांड नहीं, बल्कि किसी बड़ी और खतरनाक ताकत का हिस्सा है। मेरा मन भी घबराया था, पर मैं हार नहीं मानना चाहता था। डायरी के कुछ पन्नों में एक मंत्र लिखा था जो काले जादू को तोड़ सकता था, लेकिन वो मंत्र पूरा नहीं था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया हो।
मैंने शहर के एक जादूगर बाबा से संपर्क किया जो ऐसे मामलों में माहिर था। बाबा ने कहा, ये कंगन और हवेली का जादू गहरा जुड़ा है। सावित्री की आत्मा अभी भी उस कंगन से बंधी हुई है। अगर उसे आजाद नहीं किया गया तो वो इस हवेली को और भी बर्बाद कर देगी। लेकिन बाबा ने चेतावनी भी दी, मंत्र को पूरा करने के लिए तुम्हें सावित्री की असली मौत की जगह खोजनी होगी और एक खास अनुष्ठान करना होगा, पर यह आसान नहीं होगा। मेरी अगली मंजिल थी उस रात की असली जगह जहां सावित्री ने अपनी आखिरी सांस ली थी। रामचरण ने मुझे हवेली के पीछे एक पुराने कुएं की तरफ ले जाया। इसी कुएं के पास सावित्री की चीखें सुनी गई थी उस रात। उसने कहा, पर वहां जाने से पहले सावधान रहना, वहां पर एक बड़ा खतरा है। मैंने खुद को तैयार किया और रवि के साथ उस कुएं की तरफ कदम बढ़ाए। रात का अंधेरा, हवेली की पुरानी दीवारें और उस कुएं की गहरी खाई मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रही थी। रवि ने टॉर्च जलाकर कुएं की गहराई देखी। वहां पर नीचे कुछ चमक रहा था। मैंने अपने रसीले रस्सी को नीचे उतारा और देखा कि नीचे सावित्री का एक तख्ती का टुकड़ा था जिस पर खून के दाग थे। ये पता चल गया कि सावित्री को मारकर नीचे फेंका गया था। ये देखकर मैं चिल्ला उठा, ये हत्या की जगह है। नेहा भी इस सच को खोज रही थी। रवि ने आसपास तलाशी ली और एक पुराने दस्तावेज का टुकड़ा पाया जिस पर कुछ नाम लिखे थे। नाम थे हवेली के मालिक के परिवार के लोग जो सावित्री की मौत में शामिल हो सकते थे। कुएं के रहस्य के बाद हमने हवेली के मुखिया श्री वीरेंद्र सिंह से सीधे बात करने का फैसला किया। वो एक कठोर और प्रभावशाली इंसान था जिसकी आंखों में सदमा और डर दोनों झलक रहे थे। मैंने उनसे पूछा, श्री सिंह, सावित्री देवी की मौत के बारे में जो दस्तावेज मिले हैं, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? वो झिझकते हुए बोले, ये परिवार का निजी मामला है जिसे बाहर लाना ठीक नहीं, पर मैं मानता हूं कि उस रात कुछ गड़बड़ हुई थी। हमने परिवार के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ शुरू की। बहन रिया, चाचा बलराम और दुल्हन नेहा के करीबी दोस्त विशाल। हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन सभी में एक डर का भाव था, जैसे कोई उनके ऊपर निगरानी रख रहा हो। रिया ने बताया, सावित्री हमारे परिवार में फिट नहीं बैठती थी। वो हमेशा खुद को अलग रखती थी, पर हमें लगता था कि नेहा की मौत उससे जुड़ी हुई है। बलराम ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हम सब सावित्री से डरते थे, लेकिन उसे मारने का साहस किसी में नहीं था। विशाल, जो नेहा का करीबी दोस्त था, कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी था। उसकी बातें अक्सर उलझन भरी और अधूरी लगती थी। मैंने उससे पूछा, विशाल, क्या आपको पता था कि नेहा उस कंगन को तहखाने से निकालने की कोशिश कर रही थी? वो घबरा गया और बोला, हां, मुझे पता था, पर मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। पर उसकी नजरें झूठ छुपा रही थी। हवेली के पुस्तकालय में हमने एक पुरानी और धूल जमी किताब खोजी जिसमें काले जादू और शाप के बारे में कई मंत्र लिखे थे। उसमें एक अध्याय था जिसमें कंगन की शक्ति को बढ़ाने और नियंत्रित करने के उपाय थे। हमने समझा कि शायद नेहा ने इस किताब का इस्तेमाल करके शाप को खत्म करने की कोशिश की थी, पर उसका प्रयास उल्टा असर कर गया। उस रात हवेली में हम सब के लिए खौफनाक घटनाएं हुई। एक अनजानी आवाज ने हमें चेतावनी दी। दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। रिया चीखती हुई बाहर भागी, बोली, सावित्री की आत्मा यहां है, हमें छोड़ो। मैंने और रवि ने साहस जुटाया और फैसला किया कि इस शाप को तोड़ना होगा, चाहे जितनी भी ताकत हो। डायरी के अंतिम पन्नों में एक अधूरा मंत्र था जिसे पूरा करना था। मैंने बाबा से मंत्र का पूरा अर्थ पूछा और उसने बताया कि यह मंत्र सावित्री की आत्मा को शांति दे सकता है, लेकिन इसे करने के लिए एक खास स्थान और समय चाहिए।
हमने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात हम इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे ताकि इस रहस्य का अंत हो सके। आयान मल्होत्रा की आवाज में अंत। अब वक्त आ चुका था कि इस खौफनाक कहानी का अंत किया जाए, पर मैं जानता था आखिरी रात सबसे खतरनाक होगी। सावित्री की आत्मा और हवेली के शाप से मेरा सामना होने वाला था। आखिरकार वो रात आ गई जिस रात हमने सावित्री के शाप को तोड़ने का अंतिम प्रयास करना था। पूरा परिवार, इंस्पेक्टर रवि और मैं उस पुराने मंदिर में एकत्रित हुए जहां बाबा ने हमें मंत्र पढ़ने की सलाह दी थी। मंदिर की दीवारें पुरानी और टूटी हुई थी, पर उस रात की चांदनी में सब कुछ और भी रहस्यमय लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर कोई चुप था, जैसे कोई अजीब सी शक्ति उनके दिल की धड़कनों को सुन रही हो। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़े, मंदिर में अजीब सी आवाजें आने लगी। फुसफुसाहट, सिसकियां और कहीं से एक धीमी चीख। रवि ने टॉर्च पकड़ी और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पर अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। सबके दिल धक धक करने लगे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बाबा के साथ मंत्र को दोहराने लगा। मंत्र के प्रभाव से सावित्री की आत्मा धीरे धीरे प्रकट होने लगी। वो एक खूबसूरत लेकिन दुखी लड़की थी, जिसकी आंखों में पीड़ा और क्रोध दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, मुझे छोड़ दो। मैं अपने पति की धोखाधड़ी और परिवार की साजिश से मर गई। अब मैं शाप बनकर इस हवेली में फंसी हूं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कंगन और ये शाप आखिर क्या है? सावित्री ने बताया कि कंगन में एक प्राचीन शाप था जो उसकी पीड़ा को अनंत काल तक जिंदा रखता था। उसे तभी शांति मिलेगी जब उसकी हत्या का सच सामने आएगा और न्याय होगा। हमने हवेली के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। मैंने सभी से सच्चाई बताने को कहा। धीरे धीरे एक एक कर सच सामने आने लगे। नेहा ने सावित्री की मौत के राज को उजागर करने की कोशिश की थी। परिवार के कुछ सदस्य ने उससे जलन और डर के कारण साजिश रची थी। विशाल ने भी अपने फायदे के लिए कंगन की ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहा था। रवि ने दस्तावेज और सबूत एक एक करके सबके सामने रखे। सच सामने आने के बाद सावित्री की आत्मा ने शांति पाई। उसने अपने कंगन को वापस लिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। मंत्र के आखिरी शब्दों के साथ उसकी आत्मा धीरे धीरे बुझ गई और हवेली पर से काले जादू का साया हट गया। परिवार ने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया और नेहा की मौत का बदला न्याय ने लिया। मैंने इंस्पेक्टर रवि से कहा, यह केस जितना खतरनाक था उतना ही सिखाने वाला भी था। कभी कभी अपराध सिर्फ इंसानी स्वभाव का नहीं, बल्कि कुछ पुरानी गलतियों का भी फल होता है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच की जीत हमेशा होती है आयान, और तुम्हारे जैसे डिटेक्टिव इसे आगे बढ़ाते हैं। हम दोनों ने हवेली को पीछे छोड़ते हुए निश्चय किया कि चाहे जितना भी अंधेरा हो, सच्चाई की रोशनी हमेशा जीतती है। खुनी दुल्हन की कहानी खत्म हुई, पर उसके पीछे छुपे सबक और सच्चाई हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी। ये केस मुझे बताता है कि हर रहस्य के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर शाप का अंत न्याय से ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।